नमस्कार, आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और मैं हूं हर्षदा साहब। नमस्कार और मैं हूं हेमंत खैरी। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें और बड़ी बातें। देखिए, शुक्रवार को बड़ी गिरावट के बाद आज बाजार संभलने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर के बाजार लाल निशान में है। यूरोप के मार्केट की कमजोर ओपनिंग हुई है, उसके बावजूद ज्यादातर समय हमने हरे निशान में बिताया। ये बताता है कि बुल्स कॉन्फिडेंट है। हालांकि 8,400 के ऊपर निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मेटल शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स में जिस तरह से नरमी देखने को मिली है, इसका फायदा मिल रहा है। साथ ही पीएसयू बैंक्स भी देखिए मजबूत हैं, लेकिन फार्मा शेयरों में कमजोरी है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, 2 गिरने वाले शेयरों के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर हैं, यानी बाजार का जो अंडरलाइन स्ट्रेंथ है वो मजबूत है। स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन आज के दिन दिखा रहे हैं। दरअसल थोड़ा बहुत जो दुनिया भर के ग्लोबल बाजारों का मूड खराब है, वो ट्रंप साहब के बयान के बाद ही है हर्षदा। इसीलिए आप देखिए वो जरूर थोड़े दिक्कत में है, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए अच्छी खबर तो यही कि डॉलर इंडेक्स में नरमी है और इसीलिए यहां पर हो रही है तेजी। और आपने ट्रंप की बात की तो टेक्नोलॉजी जो सबसे ज्यादा बिकवाली के घेरे में था, वहां पर भी रिकवरी आई है। लेकिन फिलहाल सेंसेक्स निफ्टी की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे 8,371 के लेवल्स पर आता हुआ। तो कोशिश हो रही है फिर 8400 की तरफ जाने की और उसको पार करने की। सेंसेक्स में भी अब रिकवरी का ही जोर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 25 पॉइंट ऊपर है ये इंडेक्स। गौर करिए बैंक निफ्टी पर, ये भी इनिशियल लेवल से कुछ रिकवर करता हुआ 70 पॉइंट की गिरावट इसने पहले दिखाई है। अब फिलहाल 30 पॉइंट ही नीचे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। मिड कैप इंडेक्स में जहां पर हमने देखा था कुछ समय के लिए नेगेटिव टेरिटरी में कारोबार होता दिखाई दे रहा था, ये भी अब रिकवरी मूड में है, 40 पॉइंट ऊपर। ओके, और नजर रहनी चाहिए आपकी कई चीजों पर, खास तौर पर नतीजे एचयूएल के किस तरह के आते हैं, इस पर हमारी नजरें टिकी रहेंगी। आज बाजार बंद होने के बाद ये नतीजे आने वाले हैं, किस तरह की आपको रणनीति बनानी चाहिए ये हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कल एचडीएफसी बैंक के जो दोपहर में नतीजे आएंगे वो कैसे आएंगे। भारतीय एयरटेल कल देर शाम नंबर्स पेश करेगा, लेकिन एचसीएल टेक तो सुबह सुबह बाजार खुलने से पहले 8:30 बजे अपने नतीजे पेश करेगा। इसको आज किस तरह से ट्रेड करें, बीएसई के आईपीओ में क्या अभी पैसा लगा लें या कुछ और इंतजार करें, आज और कल के सब्सक्रिप्शन फिगर्स आने दें, इस सब पर हम बात करेंगे। फंड मैनेजर्स इस समय मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं, बजट से उनकी क्या उम्मीदें हैं। क्वांटम एएमसी के नीलेश शेट्टी हमारे साथ जुड़ेंगे और हर रोज की तरह हम आपको ये भी बताएंगे कहां पर लॉन्ग पोजीशंस बनानी चाहिए, कहां पर शॉर्ट, निफ्टी को पर क्या कॉल है। बीटीएसटी एसटीबीटी आइडियाज भी हैं, लेकिन हर्षदा पहले बताइए बर्निंग स्टॉक्स कौन से हैं आज? एक्शन अगर देखा जाए तो बैंक्स पर पहले नजर डालते हैं, क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स में हमने देखा है कुछ असमंजस है। निजी बैंकों में आईसीआईसीआई एक्सिस पिट रहे हैं, 2-2.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट देना बैंक में भी गिरावट है। दूसरी तरफ अगर आप गेनिंग साइड पर देखेंगे तो कई काउंटर्स है जहां पर तेजी बनती हुई दिखाई दी है। तो रसाकशी चल रही है बैंक निफ्टी में बुल्स और बेयर्स के बीच। आरबीएल, आईडीबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अच्छी खरीदारी के सौदे आज के सत्र में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और सेक्टर जिसने बाजार को सहारा दिया है वो है मेटल। हिंडाल्को 4 से 5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील की यही स्थिति है। सेल, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक जैसे काउंटर्स में भी अच्छी खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है। अगर इंडेक्स गेनर्स पर आप नजर डालेंगे तो ऑयल एंड गैस का एक बड़ा हाथ है। गेल करीब 2% ऊपर, तो ओएनजीसी में 1.5% की बढ़त। बीच में आईटीसी, लुपिन, एचडीएफसी जैसे काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी खरीदारी बनती हुई दिखाई जरूर दी है। हालांकि फार्मा कंपनियों में आज कुछ मुनाफा वसूली के सौदे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। डीवीज, नैटको, ऑरबिंदो, डॉक्टर रेड्डी जैसे काउंटर्स हैं जहां पर भारी वॉल्यूम्स पर बिकवाली की पोजीशंस आई है। मिड कैप एक्शन पर नजर डालें, क्योंकि इंडेक्स अब रिकवर कर रहा है तो तेजी वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर हैं। श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस 5% ऊपर, बीईएमएल में 4% का उछाल। यूएसएल के नंबर्स के बाद लगातार तेजी कायम, 3.5% ऊपर। डी लिंक नंबर्स के बाद 13% की तेजी दिखाता हुआ और सिंटेक्स इंडस्ट्रीज जो नंबर्स के बाद फ्राइडे के सत्र में पिटा था, निचले लेवल से आ रही है रिकवरी, 2.5% ऊपर है ये काउंटर। बिल्कुल, और इस समय जो स्टॉक ऑफ द मोमेंट है उस पर नजर रखिए। जेएसडब्ल्यू एनर्जी नंबर्स इसके बड़े कमजोर दिख रहे हैं। राहुल, आप देखिए किस तरह की पोजीशंस बन रही है और क्या रणनीति अपनानी चाहिए। जब तक मैं नंबर्स बता दूं, 97 करोड़ का पोल था और आप देखिए केवल 21.5 करोड़ रुपए मुनाफा इन्होंने पेश किया। क्या तेजी से देखिए नीचे आता हुआ ये शेयर। एबिटा मार्जिन 38% की एक्सपेक्टेशंस थी और यहाँ पर 34.5% का ये नंबर आया है। तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी नंबर तो कमजोर है। राहुल, कोई ट्रेड बनता है या जितनी गिरावट होनी थी हो चुकी?
आई थिंक ओवरऑल स्टॉक्स में आप देखेंगे तो पैटर्न देखें तो मेरे ख्याल से 52 वीक लो भी उसका 53 रुपए के आसपास है और लगातार नेगेटिव भी देखने को मिला है चार्ट के हिसाब से। तो फ्यूचर में पोजीशन भी मेरे ख्याल से शॉर्ट बिल्ड है, तो मेरे ख्याल से ये 58 टूटेगा तो और फेयर्स हो सकता है यहाँ से। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट पोजीशन बन सकती है ये लेवल से भी। ओके, बस तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बन सकती हैं, लेकिन हर्षिता भी जैसा आपको बता रही थी, देखिए आज एक पैक जो सबसे मजबूत है वो तो मेटल पैक ही है। सेल देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, नाल्को, भूषण स्टील, सारे के सारे मजबूत हैं। डॉलर इंडेक्स में नरमी का फायदा इस पैक को मिल रहा है। एफएनओ में जो शेयर हैं, सेल, जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को, उनमें आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है जहां राहुल एक दो दिन का व्यू बन रहा हो, तेजी करके पैसा बने? देखिए, जिस तरह से मेटल पैक है, मेरे ख्याल से मेटल पैक 100% बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करके इसमें पैसा अच्छा खासा बन सकता है। तो मेरे ख्याल से टॉप पिक उसमें डेफिनेटली जेएसडब्ल्यू स्टील रहेगा, टॉप ऑफ माय चार्ट। जेएसडब्ल्यू स्टील मुझे लग रहा है कि 188 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है। रोज नए हाई के आसपास बना रहा है, तो ये 210 तक ये स्टॉक जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ये टॉप है। सेकंड बेस्ट मेरे ख्याल से हिंडाल्को लॉन्ग किया जा सकता है। हिंडाल्को में मेरे ख्याल से अच्छे खासा सपोर्ट जो था, स्टॉक ने 168.5 का लिया था, वहां से वापस लॉन्ग जुड़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से 188 का टारगेट हिंडाल्को का दूंगा और 173 का स्टॉप लॉस रखिए। तो ये अपॉर्चुनिटी इन मेटल कंपनियों में बीईएमएल पर आपकी क्या राय रहेगी? 4% ऊपर है आज, ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं, लेकिन क्या खरीदना चाहिए ये शेयर? ये लगातार ये स्टॉक हमने देखा है कि 950 से ये स्टॉक कंटिन्यूसली अपवर्ड ट्रेंड के अंदर देखने को मिला है लास्ट 2 सीरीज के अंदर। तो मेरा मानना है स्टॉक अपवर्ड मूवमेंट पे रहेगा, लॉन्ग्स बिल्टअप अच्छे खासे हैं स्टॉक के अंदर। तो ये जब तक 1185 नहीं तोड़ता है तब तक मेरे ख्याल से लॉन्ग्स बनाए रखने चाहिए। आने वाले दिनों में 1260 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है बीएमएल के अंदर। ओके, तो ये रहा है बीएमएल पर। ये बताइए, एशियन पेंट जिसके नंबर्स आने वाले हैं और एचयूएल, इन दोनों में अब तक किस तरह की पोजीशंस बनी है सुबह से, और नतीजों से पहले आप कोई ट्रेड लेना चाहेंगे या अवॉइड करेंगे, नंबर्स आने का इंतजार करने देंगे? आई थिंक फेयर बिट ऑफ मेरे ख्याल से नंबर्स के टाइम पे मेरे ख्याल से जो पोजीशंस बनानी भी है तो मेरे ख्याल से कॉल या पुट लेके करनी चाहिए रेदर देन नेकेड लॉन्ग या शॉर्ट के हिसाब से। तो ये दोनों में देखूं तो मुझे एशियन पेंट थोड़ा पॉजिटिवली दिख रहा है। एफएनएफ क्यूज के अंदर जो लॉन्ग्स बनते हुए देखने को मिले हैं लास्ट 3-4 दिनों के अंदर, स्टॉक स्लोली एंड स्टेडीली अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। तो मैं मानूंगा कि एशियन पेंट्स में 960 का कॉल खरीदा जा सकता है यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ। मैं मानता हूँ कि लॉन्ग कर सकते हैं। जहाँ पे एचयूएल देखे तो एचयूएल मेरे ख्याल से काफी टाइम से साइडवेज देखने को मिला है, तो मैं वहां पे ज्यादा बुलिश नहीं हूं, तो पुट ऑप्शन लेके काम किया जा सकता है 860 का वहां पे। सिंटेक्स पर क्या ट्रेड लेंगे, क्योंकि इसमें भी निचले लेवल से रिकवरी जरूर आई है और बीते सत्र में भी हमने देखा था कुछ लोग तेजी की पोजीशंस लेकर थोड़े से फंसे थे। तो क्या ये उछाल पर एग्जिट का मौका है या फिर अभी भी मौका है तेजी करने का? जिस तरह से वापस सिंटेक्स ने लॉन्ग्स बिल्टअप देखने को मिले और वापस यही लेवल 85 के लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है, तो मैं मानूंगा जब तक ये स्टॉक जो नियर टर्म का स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए वो 80 का स्टॉप लॉस बनता है, जब तक वो टूटता नहीं है तब तक स्टॉक्स मेरे ख्याल से ऊपर जाने की गुंजाइश ज्यादा है मेरे ख्याल से। और जो फ्यूचर्स में अभी जो पोजीशंस बने हैं तो लॉन्ग्स के बने हैं, तो मैं मानूंगा कि 80 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग बरकरार रखिए, 90 तक के लेवल आ सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा है सिंटेक्स पर। शुक्रिया राहुल आपका समय निकालने कर और इन तमाम शेयरों पर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और अल्टामाउंट कैपिटल के प्रकाश दीवान हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही डिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के किरण यादव भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कई सेक्टर्स के बारे में, नतीजे जो कंपनियां पेश करने वाली हैं उन नतीजों से पहले आज आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, ये सब बात होगी ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, प्रकाश दीवान साहब, किरण यादव जी, आप दोनों का ही स्वागत है। प्रकाश, सबसे पहले तो बताइए बाजार पर क्या व्यू है? शुक्रवार को लोग थोड़ा घबरा गए थे, आज फिर से अब तक तो देखिए कारोबार हरे निशान में ज्यादातर समय तक हुआ है, क्या व्यू बन रहा है आपका मार्केट पे? हेमंत, जो ये समझ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान से जो चिंताएं हैं वो अभी पूरी तरह से मार्केट में डाइजेस्ट हुई नहीं है या क्लैरिटी उसकी आई नहीं है, इसलिए मार्केट भी थोड़ा एक जिसको कहते हैं कि हल्का फुल्का पोजीशन जो है बना के रखने में इंटरेस्टेड ज्यादा है, क्योंकि कोई नेगेटिविटी पूरी तरह से आई नहीं। नो डाउट स्टेटमेंट उनके काफी स्ट्रांग थे, वर्ड्स जो उन्होंने यूज किए कैंपेन के समय
नहीं लगता कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ टेक्निकल इशू है। प्रकाश के पास हम लौटेंगे जरूर, लेकिन तब तक किरण से एक टेक चेक ले लेते हैं। किरण, क्योंकि हेमंत पहले भी कह रहे थे और ये बात हमें दोहरानी चाहिए कि देखिए बाजार में वैसे वीकनेस है नहीं, एक दो काउंटर्स को छोड़कर, और उसी पर फोकस लोगों का है, इसीलिए निचले लेवल से खरीदारी होना शुरू हो गई है। डॉलर इंडेक्स 100.33 के आसपास ट्रेड करता हुआ, अगर कोई वीक विकेट है तो इंटरनेशनल मार्केट्स है। ऐसे में 83.77 पर क्या खरीदारी का मौका मिल रहा है? अच्छा जी, मुझे लगता है कि ये नो ट्रेडिंग जोन है। 8350 से लेके 8400 एक ये दायरा है जहां पे कोई ट्रेड लेना नहीं चाहिए। अगर लेना है तो तेजी वाला ही लेना चाहिए। पर मैं 8400 के ऊपर अगर ये निफ्टी चलता है तो बहुत अच्छी मूव आपको देखने को मिलेगी। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा और साथ ही साथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छा रहेगा। तो मुझे लगता है कि 8400 के ऊपर अगर आप खरीदी करते हैं तो 8370 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 8450 पहला टारगेट रहेगा, 8490 दूसरा टारगेट रहेगा। पर उसके विपरीत अगर 8350 निकल जाता है तो बहुत बड़ी गिरावट भी देखने को मिलेगी। शुक्रवार के दिन में हमने जो 8370, 8380 के लेवल्स क्रैक किए थे, ये अच्छी बात नहीं थी। पर इसके बावजूद अगर हम 8400 के ऊपर चलते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जहां पे अपने 2 दिन के बाद एक्सपायरी भी है। बिल्कुल, तो बुधवार को एक्सपायरी है, 26 जनवरी को दरअसल छुट्टी है रिपब्लिक डे की, तो इस बार एक्सपायरी भी एक दिन पहले है। तो शॉर्ट्स अगर कोई कर रहा है तो सोच कर करना चाहिए। ये बस एक तरह से किरण आपको बताना चाह रहे हैं। लेकिन चलिए, अर्निंग सीजन पर निगाहें टिकी हुई हैं और आज देखिए जो बाजार ने रिएक्शन दिया है जनरली वो नतीजों के ऊपर है। अच्छे बुरे नतीजे दोनों तरह से रिएक्शन आया है। सीधे चलते हैं सोनम के पास, तो सबसे पहले जानते हैं HUL जो पिछले हफ्ते का स्टार परफॉर्मर था, 4% की रैली पिछले हफ्ते हुई थी स्टॉक में, उसके नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद कैसे आएंगे, और उसके बाद एक्सपर्ट से पूछेंगे कि नतीजों से पहले कोई ट्रेडिंग पोजीशंस बनानी चाहिए या नहीं। लेकिन सोनम बताइए क्या अनुमान है? HUL से कमजोर नतीजों का अनुमान है। दबाव पूरी तरह नोटबंदी या फिर डिमोनेटाइजेशन के कारण पड़ने वाला है। हमारे अनुमान के मुताबिक आय में 4.5% की गिरावट तो मुनाफे में महज 2% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मार्जिन बेहद ही फ्लैट रहेंगे। जहां पर रॉ मटेरियल्स की दाम में आई बढ़ोतरी से मार्जिन पर दबाव दिखाई देगा, वही एडवर्टाइजमेंट खर्च कम होने के कारण थोड़ी सी मदद मार्जिन को मिलेगी। वॉल्यूम ग्रोथ सबसे अहम होता है इस कंपनी के लिए और वहां पे एक्सपेक्टेशन बेहद ही खराब है, जहां पर एक नेगेटिव ग्रोथ की बात की जा रही है। जो रेंज है एक्सपेक्टेशन का वो -1 से -7% का है। मतलब डेफिनेटली वॉल्यूम्स में गिरावट आने वाली है, जो पिछले तिमाही में भी देखने मिली थी। ओवरऑल HUL से खराब नतीजों का अनुमान है। खराब परफॉर्मेंस का अनुमान, वॉल्यूम ग्रोथ 7% गिर सकती है, लेकिन स्टॉक देखिए एकदम शांत हो गया है। 860 के आसपास ट्रेड करता हुआ, क्या किसी तरह के सरप्राइज की तैयारी है या फिर फैक्टर इन कर लिया है मार्केट ने? 7% का डिक्लाइन देखने को मिलेगा, और आपकी क्या पोजीशनिंग होगी इस पर प्रकाश? अच्छा, मेरे हिसाब से डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो असर है वो प्रोबेबली प्राइस्ड इन है। तो अगर कहीं भी थोड़ा बहुत भी उसमें गिरावट वॉल्यूम ग्रोथ में या डी ग्रोथ का नंबर ठीक ठाक आता है तो ये स्टॉक वापस एक उसमें आ जाएगा। और बजट के चलते हुए जो रूरल मार्केट्स को बेनिफिट मिल सकते हैं, जिस टाइप की स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग का बढ़ावा गवर्नमेंट दे सकती है, उस लिहाज से मुझे लगता है हिंदुस्तान लीवर इज प्रोबेबली वेरी वेल पॉइज्ड। तो अगर कोई रिजल्ट के उसे गिरता है तो मैं डेफिनेटली बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा, लेकिन अभी कोई प्रॉफिट बुक करके या निकलने की कोई टाइप की रिकमेंडेशन नहीं है। इट्स अ पॉजिटिव व्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स। बिल्कुल, और आप देखिए -1 से -7% इतना डाइवर्जेंट है। और इस बार जनरली यही देखने को मिल रहा है, डीमोनेटाइजेशन के चलते अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का अनुमान लगा रहे हैं। तो नंबर्स में अगर के बाद अगर लोग आएंगे तो फिर खरीदारी करने आएंगे, ये राय निकल कर आ रही है। एक और ऐसा स्टॉक है जो कंजम्पशन प्ले है, एशियन पेंट। ये बताइए सोनम, क्या अनुमान लगाया जा रहा है, एशियन पेंट के नंबर कैसे आने वाले हैं? एशियन पेंट्स का परफॉर्मेंस काफी स्टेबल ही दिखाई देगा, जहां पर वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर यहाँ पर भी मार्केट काफी डिवाइडेड है। जो रेंज है वो काफी बड़ा है, 4% से -4% से लेकर +6% का वॉल्यूम ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि कुछ एनालिस्ट का मानना है कि काफी डीलर्स ने पहले से रीस्टॉकिंग कर ली होगी और इसके कारण वॉल्यूम्स पर दबाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कुछ एनालिस्ट का मानना है डीमोनेटाइजेशन के कारण वहां पे दबाव आ सकता है और इसी के कारण वॉल्यूम्स में भी एक गिरावट आई होगी। साथ ही क्रूड ऑयल में जो बढ़ोतरी आई है इससे मार्जिन्स पर दबाव दिखाई देगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस डीमोनेटाइजेशन या फिर नोटबंदी के कारण इंपैक्ट जरूर होता हुआ दिखाई देगा।
यहाँ पे भी, लेकिन देखिए जो सोनम बता रही है हर्षदा, -4 से +6, इस बार प्रकाश बड़ा मुश्किल हो गया है नतीजों से पहले कोई ट्रेड लेना, क्योंकि किसकी सुने आप। ये बताइए, अच्छी कंपनी है, अगर नतीजे कमजोर भी आते हैं, मैं मानता हूं, -4% भी डिस्काउंटेड है या नहीं? इतना डिस्काउंटेड नहीं है अभी। नहीं, मेरे ख्याल से डिस्काउंटिंग नेगेटिव साइड पे ही है कि हर एक कंपनी जो कंज्यूमर फेसिंग है, बिजनेस जिसका भी, जैसे एशियन पेंट्स ले लीजिए, एक्चुअली सब में गिरावट के नंबर्स, सेल्स के नंबर्स में नरमाश की एक्सपेक्टेशन है। तो वही मैं कह रहा था कि जैसे ही थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपको दिखने लगेगा, लोग इसको डीमोनेटाइजेशन को भूल जाएंगे और आगे चलने की बात करेंगे। एशियन पेंट्स में खास एक चीज जो हमें देखनी वो है कि इनकी वॉल्यूम ग्रोथ कोई खास बहुत ज्यादा बढ़ती नहीं है, लेकिन इनकी प्राइसिंग पावर और वैल्यू एडिशन जो इन्होंने सर्विसेज में इंट्रोड्यूस किया है, इट्स अ वेरी अर्बन फेनोमेना। वो ऐसे भी कोई कैश में करने वाला खर्चा है नहीं, तो मेरे को नहीं लगता डीमोनेटाइजेशन का इतना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है इसमें। ओवरऑल रियल एस्टेट के स्लो डाउन को लेकर थोड़ी चिंताएं थी, बट वो भी कहीं ना कहीं अगर देखें तो न्यूट्रलाइज हो चुकी है। सो आई एम पॉजिटिव इवन ऑन एशियन पेंट्स। नंबर्स अगर वीक आते हैं और मार्केट उसको नेगेटिवली देखता है तो एक टेम्पररी फेज ही रहेगा, नॉट इन द लॉन्ग रन, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स वापस एफआई की बाइंग की वजह से एक अच्छे स्तर पे आने की क्षमता जरूर रखेंगे। ये फिलहाल नतीजे हैं जो आज आने वाले हैं, लेकिन कल जो नंबर्स आएंगे उसमें एचडीएफसी बैंक प्रोमिनेंट है, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल जैसी कंपनियां हैं, और निजी बैंक्स को लेकर स्पेशली एक्सिस बैंक के बाद ये बड़ा सवाल है कि यहां पर परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। सोनम, क्या उम्मीद कर रहा है बाजार एचडीएफसी बैंक से? एचडीएफसी बैंक से वैसे तो स्टेबल परफॉर्मेंस की उम्मीद है। एनआईआई में 16% की बढ़ोतरी, तो मुनाफे में 12% का जंप देखने को मिलेगा, लेकिन ये बैंक के हिस्ट्री का सबसे कम या फिर सबसे कमजोर ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस दिखाई देगा दोनों एनआईआई और मुनाफे के फ्रंट पे, बिकॉज दोनों का परफॉर्मेंस अब तक के ट्रेंड के मुताबिक काफी कम ग्रोथ दिखाई दे रहा है। साथ ही एफसीएनआर रिडेम्पशन और हायर एसएमई रीपेमेंट्स के कारण लोन ग्रोथ पर एक हिट आता हुआ दिखाई देगा। एसेट क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए लेवल्स 1.02% पे थे पिछले तिमाही में, मानना है कि इन्हीं लेवल्स पे बनी रहेगी, मतलब एसेट क्वालिटी स्टेबल रहेगी, लेकिन लोन ग्रोथ में जो गिरावट आई है उसका असर नतीजों पर दिखाई देगा। एचडीएफसी बैंक पर ये राय। किरण, एचडीएफसी बैंक चार्ट्स कैसे लगते हैं इसके आपको? क्योंकि हमने देखा एक्सिस बैंक के कमजोर नंबर्स के बाद एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ही कमजोर है, लेकिन एचडीएफसी बैंक का चार्ट्स पर कैसा लग रहा है? और कोई ट्रेड लेना चाहेंगे नतीजों से एक दिन पहले? आज आप हेमंत जी, 3 बैंक है जहां पे मुझे वीकनेस नहीं दिखाई दे रही। एक एचडीएफसी बैंक है, येस बैंक है और इंडसइंड बैंक। ये तीनों बैंक बहुत ही अच्छे शानदार पैटर्न करके शानदार मूव दिखाई दे रहे हैं, पर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये थोड़े से वीकनेस दिखाई दे रहे हैं। तो पहले आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक में मुझे लगता है कि अभी भी शॉर्ट किया जा सकता है। इधर से मुझे लगता है कि निचले स्तर करीबन 250 के स्तर आपको देखने को मिल जाने चाहिए। वहीं पे एचडीएफसी बैंक स्ट्रेंथ दर्शा रहा है और मुझे लगता है कि 1230 का स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी चाहिए नतीजों के पहले, और 1254 एक पहला रेजिस्टेंस रहेगा, और ये एक बार क्रॉस कर देगा तो 1280 1290 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं आते दिनों में। चलिए, तो अपॉर्चुनिटी रहेगी यहाँ पर ट्रेड की। 1241 के आसपास ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे रहा है, लेकिन एचसीएल टेक, सोनम, इससे क्या उम्मीद है? क्योंकि आज हमने देखा टेक्नोलॉजी कंपनियों में जो ट्रंप का बुखार था उससे उभरती हुई दिखाई दे रही है, स्टॉक 1.5% ऊपर। अच्छा, कल मार्केट खुलने से पहले इसके नंबर आ जाएंगे? जी, एचसीएल टेक से बेहतरीन नतीजों का अनुमान है। स्टॉक वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले 3 महीने से अपने पीयर्स के मुकाबले। हमारे अनुमान के मुताबिक डॉलर रेवेन्यू में 2% की बढ़ोतरी का अनुमान है, जहां पे आईबीएम के साथ किए हुए पार्टनरशिप से सहारा मिलने वाला है। रुपये में रेवेन्यू में 3% की बढ़ोतरी का अनुमान है। मार्जिन्स पर दबाव दिखाई देगा, क्योंकि पिछले तिमाही में कंपनी ने कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की थी और इस तिमाही में भी इस बढ़ोतरी का थोड़ा सा अंश आता हुआ दिखाई देगा, तो मार्जिन्स पर दबाव बन सकता है। कंपनी ने पहले इसी वित्त वर्ष के पहले तिमाही से गाइडेंस देना शुरू किया है। अब गाइडेंस का हमारा अनुमान है कि कांस्टेंट करेंसी गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, मार्जिन्स के गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन डॉलर रेवेन्यू गाइडेंस में एक गिरावट की या फिर एक कटौती का अनुमान है, क्योंकि डॉलर में जो आई मजबूती थी उससे यहाँ पे डॉलर गाइडेंस को बदलना पड़ेगा कंपनी को। बिल्कुल, और कई ब्रोकरेज हाउसेस कह रहे थे कि अगर एक स्टॉक जो अच्छे नंबर्स पेश कर सकता है वो एचसीएल टेक हो सकता है। ये बताइए प्रकाश, जब खराब खबरें डिस्काउंटेड होती हैं तो अच्छी खबरें भी डिस्काउंटेड होती हैं। पिछले 3 महीनों में आप देखिए आउट परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक।
यही नतीजे आते हैं जो हम अनुमान लगा रहे हैं, तो भी बढ़ेगा या नहीं? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस माहौल में इस टाइप के नतीजे लाना ही एक अपने आप में उपलब्धि रहेगी। और दूसरी चीज, जो जिन कंपनियों का मॉडल ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यूएस में, यानी जो ऑनशोर बिजनेस के प्रति नहीं है और कहीं से भी वो काम कर सकते हैं, उसमें इसका समावेश होता है, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग रही है। तो उसके लिहाज से देखें तो आज सिलेक्टिव बेसिस पे कुछ आईटी शेयर बहुत अच्छे रिवॉर्ड हो रहे हैं। मैं HCL टेक ऑफकोर्स रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन की वजह से भी है, और जनरली अगर देखें तो जो आउट ऑफ सिंक जो लग रहे हैं, जो थोड़े से विपरीत ट्रेंड के ग्रो हो रहे हैं, OFSS देख लीजिए आप, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड देख लीजिए, तो इनके बिजनेस मॉडल्स पे आज कम आएगी, और उस लिहाज से आईटी में थोड़ा सा एक एलोकेशन शिफ्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है इन काउंटर्स में। HCL टेक मुझे लगता है कि विल कंटिन्यू टू हैव दैट कॉन्फिडेंस फ्रॉम इन्वेस्टर्स, तो वहां भी कोई सेल ऑफ आने की कोई उम्मीद नहीं है। इस टाइप के नंबर्स आए तो बल्कि और भी थोड़ा सा इसमें एलोकेशन बढ़ सकता है लोगों का। चलिए, मौका ढूंढे खरीदारी करने का, ये फिलहाल राय है HCL टेक पर। लेकिन भारतीय एयरटेल ये भी अपने नंबर्स पोस्ट करेगा। मैं आपको बता दूं, मुनाफा इस बारी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखिए, और एक कंसोलिडेटेड नंबर्स की मैं बात कर रही हूँ, करीब 30% या 31% गिरने का अनुमान है, 1010 करोड़ के आसपास रहेगा। रेवेन्यू थोड़ा सा दबाव में 2% गिर सकता है, मार्जिन्स भी दबाव में रहेंगे, और इसमें करीब 2% की ट्रिमिंग होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और ये एक ऐसा क्वार्टर है जहां पर रिलायंस जियो का पूरा इम्पैक्ट का असर बनता हुआ दिखाई देगा। तो देखना होगा कि कंपनी कैसे बैटल कर पाई है रिलायंस जियो की सर्विसेज को। ऑफ कोर्स हम देखेंगे कि डेटा रेवेन्यू भी किस तरह से ग्रो हो पाया है या नहीं। वैसे अनुमान तो है कि डेटा टैरिफ स्पेशली जियो के प्लान्स के सामने कुछ दबाव में रहेगा। बिल्कुल। तो ये बताइए प्रकाश, भारतीय एयरटेल कल मार्केट बंद होने के बाद आएंगे, तो समय ट्रेडर्स के पास आज का भी है और कल का भी है। कोई ट्रेड लेना चाहेंगे भारतीय एयरटेल में? भारतीय एयरटेल में इस तिमाही का नंबर्स को अगर आप देखेंगे तो हो सकता है नंबर्स में थोड़ा सा दबाव जो है वो दिख जाएगा। खास करके इनकी जो ग्रोथ रेट्स है, मार्जिन तो डेफिनेटली प्रेशर में रहा ही है इस पर्टिकुलर तिमाही में, क्योंकि जो जियो का पहले लॉन्च था उस समय काफी मार्केट शेयर का इरोजन रहा है। बट इसके बाद जो जनवरी का महीना शुरू हुआ है और जो नया माहौल डेवलप हो रहा है, उसमें मुझे लगता है भारतीय विल प्रोबब्ली इमर्ज मच स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। तो ये एक कॉन्ट्रा बेट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। सिर्फ रिजल्ट्स के बलबूते अगर कोई लेना चाहे तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वहां डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है और रिजल्ट के बाद हो सकता है थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन रहे। बट अगर वो मौका आपको मिल जाए कल या परसों के सत्र में, तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक टर्न अराउंड स्टोरी बन सकती है, क्योंकि जो डैमेज है वो कई कम है अनुमान से रेल जियो के आने से। और ये लोग ने जो डेट रिडक्शन की बात की, जो डीलेवरेजिंग की बात कर रहे हैं, वो सभी एक पॉजिटिव अंदेशा हमको दे रही है चीजें। तो मुझे लगता है कि भारतीय विल प्रोबब्ली पोस्ट रिजल्ट भी एक गुड बाई। और आज भारतीय इंफ्राटेल के नतीजे भी आने वाले हैं, और पिछली बार भारतीय एयरटेल ने कहा था कि इंफ्राटेल में बड़ी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं। तो अब देखना होगा इंफ्राटेल के आज नंबर्स कैसे आते हैं, और उसके बाद कल बाजार बंद होने के बाद भारतीय एयरटेल के नतीजे किस तरह के आते हैं। लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये शेयर भी देखिए बहुत वॉलेटाइल रहा, डिमोनेटाइजेशन के बाद तेजी से पिटा। मैनेजमेंट ने कहा घबराहट की बात नहीं है, चर्चा है कि नंबर शायद डिसअपॉइंट कर सकते हैं। इसको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, थोड़ा मुश्किल सवाल है। प्रकाश और दीवान जी और किरण यादव जी दोनों मिलकर इसका जवाब देंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए CNBC आवाज। रोज की तरह ठीक 3 बज चुके हैं और हम आपको बताएंगे निफ्टी में अब आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, खासकर आखिरी आधे घंटे के ट्रेड के लिए। निफ्टी कॉल्स की बारी है और देख लेते हैं हमारे जानकारों की ओर से क्या सुझाव आए हैं। तो राकेश बंसल कह रहे हैं तेजी में ही रहिए, 8425 का ये टारगेट दे रहे हैं, 8350 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1 से 2 दिनों की ये पोजीशन है। और मनीष शर्मा कह रहे हैं बिकवाली करके चलना चाहिए, टारगेट दे रहे हैं 8300 का, 8450 के स्टॉप लॉस के साथ बेचिए और 3 दिन का टारगेट है उनका। किरण ये बताइए इस समय एक ट्रेड निफ्टी पर लेना हो तो किस तरफ लेंगे आप?
जैसे मैंने पहले कहा कि अगर लेना ही है तो बाय करके ही चलना चाहिए। 8350 बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो 8350 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए और टारगेट के लिए 8450 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 8340 पे रखने की सजेशन दे रहा हूं मैं। किरण ने कहा है कि तेजी में रहिए। इनफैक्ट 2 कॉल्स अब तक तेजी के आ चुके हैं। संदीप वागले भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आपकी क्या सलाह होगी निफ्टी पर? आफ्टरनून हर्षदा, मेरी सलाह तो लॉन्ग की होगी, लेकिन 8400 ब्रेक करता है तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, मोर स्पेसिफिकली एज अ ट्रेडर, क्योंकि थोड़ा सा 84 में अटक सकता है। तो लेकिन इंट्राडे अगर 8400 क्रॉस करता है आज या कल में, तो मुझे लगता है फिर 8480 तक या शायद 8500 तक जा सकता है और फिर मेरा स्टॉप लॉस होगा 8340। चलिए, तो 8400 8404 तक गया था, उसके बाद ऊपर टिक नहीं पाया। वापस से कोशिश हो रही है इसके पार निकलने के लिए, लेकिन मिड कैप्स में तो एक्शन बहुत जबरदस्त है। प्रकाश, 0.5% ऊपर ये सूचकांक 2 गिरने वाले शेयरों के सामने 3 शेयर मजबूत। ये बताइए, बजट का कोई स्टॉक, लोग पूछते हैं अब से लेकर बजट तक देखा जाए तो अब 6 ट्रेडिंग सेशन ही बचे हैं, आज वाले को निकाल दें तो कोई स्टॉक जो कमाल करे। आप बढ़िया मिड कैप स्मॉल कैप पिक्स देने के लिए जाने जाते हैं, कोई शेयर बताइए। प्रकाश को लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही, कोई बात नहीं, प्रकाश से हम फिर जुड़ेंगे। लेकिन एक स्टॉक की बात करते हैं, वो है भारत फाइनेंशियल्स। इसके नतीजे आने वाले हैं कल, और देखिए पहले एसकेएस के नाम से इसको जाना जाता था। किरण, चार्ट देखकर बताइए कैसा लगता है ये, कोई ट्रेड लेना चाहते हैं नतीजों से पहले? नहीं, नतीजों से पहले लेना नहीं चाहिए मुझे, मेरे ख्याल से 480 से लेके करीबन 680 तक एक बहुत अच्छी रैली देखी गई और उसके बाद ये स्टॉक टाइम करेक्शन कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि ये स्टॉक रेंज बाउंड में ट्रेड करता नजर आ रहा है। नेक्स्ट ब्रेकआउट करीबन 680 685 के ऊपर अगर ये स्टॉक चलता है तो ब्रेकआउट कहलाएगा और फिर इसका टारगेट करीबन 760 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इस रेंज को तोड़ने के बाद ही एक फ्रेश पोजीशन लेनी चाहिए। अभी के लिए तो नो ट्रेड जोन में है। उसी तरह जहां पे मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा था, उसी तरह एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 650 का। अगर इसके नीचे जाता है तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना चाहिए। ये एंटरटेनमेंट, संदीप वागले जी, इसके चार्ट्स देखकर बताइए, और इसके नंबर्स भी कल आने वाले हैं, एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं अच्छे नंबर्स आएंगे। जी एंटरटेनमेंट में तेजी करनी चाहिए क्या आज? हेमंत, व्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन ये स्टॉक काफी बार सिग्नल देता है और फिर फिसल जाता है, तो इस लिहाज से मैं थोड़ा वेट करूंगा। 487 क्रॉस करता है तो एक बड़ी मूव इसमें आएगी जो कि 510 515 तक जाएगी, तो मैं वो ब्रेक होने के लिए वेट करूंगा। फिलहाल अभी मूव भी आती है तो 486 487 में अटक सकता है। प्रकाश, इससे पहले हम जानना ये चाह रहे थे कि बजट तक कब क्या प्ले रहेगा, कौन से स्टॉक्स पर जोर दिया जाए, कोई खास स्टॉक अगर आपने आइडेंटिफाई किया हो? हर्षदा, एक देखिए, जो बजट की एक्सपेक्टेशन में फर्टिलाइजर और एग्री बेस्ड कंपनीज जो है उनके सारे स्टॉक्स जो है काफी अच्छे खासे बढ़े हुए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एग्री हो। तो मैंने एक स्टॉक चुना है जो है तो वेल नोन, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ा ट्रिगर ये आ सकता है कि इस कंपनी का नाम है फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड। ये कंपनी के पास एक बहुत बड़ा फूड पार्क है जो तुमकुर बैंगलोर में है। वहां पे आज या कल 1-2 दिन में अभी एक ऐलान भी किया, इन्होंने एक जेवी भी बनाई है विद इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी जो फूड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके रिलेटेड है। ये कंपनी सोर्सिंग करती है, पैकेजिंग करती है, नया प्रोडक्शन करती है और इसके पास रिटेलिंग का भी बिजनेस है जो फ्यूचर बिग बाजार से अलग है। इसको मिक्स ना हो लोगों का कि ये बिग बाजार वाली कंपनी है, ये बिग बाजार नहीं है। इनके पास नीलगिरी और आधार करके स्टोर्स हैं जो गुजरात पंजाब में आधार के नाम से बिकते हैं, प्रेजेंट हैं। ये पर्टिकुलर कंपनी को देखें तो इसकी सबसे बड़ी जो दुर्दशा हुई थी वो ये कि इसमें इक्विटी बेस बहुत बड़ा हो चुका था, क्योंकि हर एक चीज में इन्होंने जेवी जब खोलना शुरू किया तो काफी हद तक इक्विटी जुटाते रहे। अब जाके कंपनी ने कैश बेसिस पे पिछली तिमाही में एक पॉजिटिव ईपीएस क्लॉक किया है। तो मेरे हिसाब से जैसे जैसे इंटरेस्ट कॉस्ट का बर्डन कम होगा, प्रमोटर्स के पास थोड़ी सी पॉजिटिव कैश फ्लो आएगी, तो और अगर सरकार ने फूड प्रोसेसिंग को लेके कोई भी बेनिफिट दे दिया तो इस कंपनी के लिए एक री रेटिंग का पोटेंशियल बन जाएगा। अगर वो नहीं भी होता है
तो आज 22 रुपए 23 रुपए के आसपास जो ये स्टॉक मिल रहा है, मेरे हिसाब से बुरा नहीं है फॉर द लॉन्ग टर्म, जिस प्रकार की इसके पोटेंशियल और स्केलेबिलिटी का एडवांटेज इसके पास है, तो इसको देखा जा सकता है। क्योंकि बजट में अनुमान लगाना एक चीज है, लेकिन वहां मायूसी भी काफी आ जाती है अगर वो चीज ना हो तो। फूड प्रोसेसिंग को लेकर ऐसी जानकारी हमारे हाथ लगी है ओवर द वीकेंड की स्पेशली ये मिनी फूड पार्क्स के लिए है कि कोई भी अगर प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहता है, इस एरिया में उतरना चाहते हैं, तो सरकार उसमें 35% पूंजी डालने के लिए तैयार होगी। क्या उसका फायदा फ्यूचर कंज्यूमर को मिलेगा? क्या वो मिनी फूड पार्क कैटेगरी में आएगा, क्योंकि उनका प्लांट तो काफी बड़ा है? नहीं, तो इनके पास 110 एकड़ की लागत वाला तुमकुर में जो फूड प्रोसेसिंग वो है पार्क, उसमें से उसके अलावा ये लोग जो है छोटे डिवीजन करके अलग बना भी सकते हैं और आगे चल के यही टेक्नोलॉजी, यही जो साझेदारी है इनकी दूसरे बिजनेसेस कंपनीज में, उसको ये दूसरे फूड पार्क में भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है डेफिनेटली इनको फायदा होगा, क्योंकि इस एरिया की एक्सपर्टीज जो है वो बहुत कम लोगों के पास है, तो उसका फायदा मिल जाए। अगर इनको सरकार की तरफ से कोई भी राहत आती है तो डेफिनेटली इस स्टॉक का री रेटिंग जो है वो ड्यू हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए तो इस कंपनी पर नजर रखिए। ये है बजट का पिक प्रकाश दीवान का, जो कि अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। इसके अलावा आप देखिए एचपीसीएल में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। उससे पहले वागले साहब आप एचपीसीएल के चार्ट देखिए, ये 52 वीक हाई इसने लगाया, इस पर राय दीजिएगा। लेकिन पहले मैं हर्षदा दिखाता हूं कि क्यों सुधार दिख रहा है मार्केट में। आप देखिए, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत 2 बजे की थी तो डाउ फ्यूचर्स 42 पॉइंट नीचे था, और अब आप देखिए डाउ फ्यूचर्स में क्या सुधार देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल में 11, 12, 14 पॉइंट ही नीचे रह गया है, तो निचले स्तरों से जी हाँ देखिए 13 पॉइंट ही नीचे रह गया है। और यूरोप के मार्केट देखिए, जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी 2 बजे, तब ये 1% नीचे थे, और अब मात्र आधा % की गिरावट या उससे कम बची है। तो ग्लोबल मार्केट्स भी ट्रंप के बयान के ऊपर खुले तो जरूर नीचे, लेकिन अब देखिए वहां से यूरोप के मार्केट्स में सुधार देखने को मिल रहा है। ये एक अच्छा संकेत कहा जाएगा और ये बुल्स को बल भी देगा। और फिर जो वागले साहब कह रहे हैं कि 8,400 के ऊपर निफ्टी चला जाए तो तेजी करिए, वो कॉल सही होगी। और किरण जी तो कह रहे हैं अगर एक ट्रेड उन्हें निफ्टी में लेना है इस समय तो लॉन्ग साइड पर ही लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एचपीसीएल की। नया 52 वीक हाई और ऊपर जा सकता है क्या, वागले साहब बताइए। हेमंत, ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर है बिटवीन बीपीसीएल, आईओसी एंड एचपीसीएल। एचपीसीएल ने आज क्लियर ब्रेकआउट दिया है, बीपीसीएल और आईओसी थोड़े अटक रहे हैं। ये नहीं कहता कि वो वीक है, लेकिन वेरी क्लियरली ये तीनों में चूज करना है तो यही एचपीसीएल ही होगा। और ऊपर में बिल्कुल जा सकता है, लगभग 525, 530 अगले 1 या 2 दिन में जा सकता है। उन्होंने करेक्शन, मुझे नहीं लगता ये 500 ब्रेक करेगा। सो 10-12 रुपए डाउनसाइड, 20-25 रुपए, 30 रुपए शायद अपसाइड एज ए ट्रेड में लेने में एकदम कंफर्टेबल। ये ट्रेड लिया जाए। एक और ट्रेड जो लोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय, वो है हीरो मोटोकॉर्प का। आप देखेंगे इसमें ओपन इंटरेस्ट करीब 24% बढ़ा है, स्टॉक 2% की तेजी दिखा रहा है, और रोल ओवर की पोजीशंस भी काफी स्ट्रांग है, कंसिडरिंग हम सिर्फ 1.5 दिन दूर हैं एक्सपायरी से। क्या सलाह होगी आपकी इस पर किरण? हीरो मोटोकॉर्प पे बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, पर उस तरीके से स्टॉक बढ़ नहीं रहा है, तो मुझे ये चिंता हो रही है कि सिर्फ रोल ओवर है या क्या है। तो क्योंकि जनरली इतने बड़े ओपन इंटरेस्ट, यानी इस महीने के 24% ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिखाई दे रहे हैं, तो इस हिसाब से ये स्टॉक उतना बड़ा नहीं है, तो थोड़े से रिस्की ट्रेड रहेगा अगर कोई लॉन्ग करता है तो अगर किसी ने किया नहीं है तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि अभी बाय करना है। ओके, और स्टॉक्स देखिए जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। एक सेक्टर जो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है प्रकाश, वो तो मेटल पैक ही है। डॉलर की कमजोरी से फायदा मिल रहा है या कोई और खबर आपको पता है, ये बताइए। अच्छी तेजी बन रही है आज, चाहे वो हिंडाल्को हो, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, नाल्को, भूषण में तो चलिए खबर है कि शायद जेएसडब्ल्यू ग्रुप भूषण को एक्वायर कर सकता है, लेकिन कोई स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो इस पैक में? इवन इसमें देखिए, इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप जी की जो स्टेटमेंट थी कि $1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग होगा यूएस में, उसको लेके है। उस वजह से ग्लोबली आप देखिए तो सारी कमोडिटीज जो हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होते हैं, चाहे वो लोहा, सरिया, मेटल में बाकी चीजें जो इलेक्ट्रिक साइड में कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सब यूज हो रहा है। हर एक जगह इसमें एक तेजी का माहौल बना हुआ है।
हमने आज सुबह से ये ट्रेंड देखना शुरू किया जो एशियन मार्केट जब शुरू हुए, उस लिहाज से थोड़ा सा इसमें मोमेंटम अभी रहेगा। बट एक ही स्टॉक जो मेरे जहन में आता है जिसमें थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड ठीक ठाक है वो है हिंदुस्तान जिंक, क्योंकि बाकी सब स्टॉक्स थोड़े से ज्यादा ही कुछ तेजी से बढ़े हैं तो वहां कहीं ना कहीं एक करेक्शन या कंसोलिडेशन का भी मूव आ सकता है। बट हिंदुस्तान जिंक में जो एक्यूमुलेशन हो रहा है उसमें बेफाक आप ले सकते हैं, उसको रख सकते हैं 6-8 महीने के लिए, और देखिए बहुत बढ़िया रिजल्ट्स भी आएंगे चाहे ग्लोबली जो भी माहौल रहे। लेकिन इसका प्रोडक्शन और वॉल्यूम आउटपुट को देखते हुए मुझे लगता है ये जो हिंदुस्तान जिंक का जो इन्वेस्टमेंट आपका है वो कोर पोर्टफोलियो में डेफिनेटली उसका समावेश होना चाहिए। हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स आपके कोर पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और यहाँ पर हमने देखा भी है एक अच्छा ट्रैक्शन आज ही नहीं पिछले कई सत्रों में तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच ऑयल एंड गैस काउंटर्स इनफैक्ट सुबह से इंडेक्स सहारा दे रहा है, लेकिन गेल एक बहुत इंटरेस्टिंग प्ले बन गया है, आज भी टॉप गेनर्स में शामिल है, 2-2.5% तक का उछाल इसमें। प्रकाश, क्या ये एक प्रेफर्ड बाय है इस समय? गेल के तो हम लोग काफी टाइम से दीवाने रहे, जब से जो रिजल्ट्स आए थे पिछली बार के, और वहां लोगों को थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन हुआ, क्योंकि इसमें जो एबिलिटी इनकी है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने की, उसमें कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट के बिना वो अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ाते जाएंगे। और जिस तरह से सरकार फर्टिलाइजर और गैस फायर्ड प्लांट्स की तरफ सपोर्ट और झुकाव दिखा रही है, मुझे नहीं लगता गेल के कोई भी ग्रोथ के नंबर जो है वो संदेहजनक रहे या डाउटफुल रह सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आगे होगा। इस सारे सेक्टर को थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगा कि मार्केट ने अंडररेट किया है, एक्सेप्ट फॉर आईजीएल जो इतना तेजी से भागा है और निकल चुका है। आप पेट्रोनेट एलएनजी देख लीजिए, जीएसपीएल देख लीजिए, गेल देख लीजिए, ये सब में अभी भी अच्छी खासी जगह है। तो आईजीएल और महानगर गैस को छोड़ दें जो लोगों को ज्यादा समझ अच्छी तरह आ चुका है मेरे ख्याल से, तो काफी हद तक इसमें अपॉर्चुनिटीज अभी भी बनी हुई है। तो सन टीवी ये एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर कल सबकी नजर रहेंगी, लेकिन उससे पहले देखिए जो बजट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि इसको टाल दिया जाए, 1 फरवरी को नहीं रखा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। बजट जो है वो 1 तारीख को ही आएगा, तो 1 फरवरी में अब दिन कम रह गए हैं। ये हफ्ता वैसे ही छोटा है और आज का दिन निकल गया, 26 की छुट्टी है, तो 3 दिन इस हफ्ते के और 2 दिन अगले हफ्ते के, 5 दिन बाद बजट आने वाला है। और आपको रहना है सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज के साथ बजट के सही विश्लेषण के लिए और बजट की बारीकियों को समझने के लिए भी। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल उस दिन भी हमारे साथ जुड़ा रहेगा, लेकिन उससे पहले अर्निंग सीजन के ऊपर क्योंकि मार्केट की नजरें बनी रहेंगी। कल का दिन बायोकॉन और सिंजिन के लिए भी महत्वपूर्ण है और इन शेयरों ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। प्रकाश, आप इन्हें ट्रैक कर रहे हैं, बताइए क्या उम्मीदें हैं इस बार इनसे, और वो खाट से भी क्या उम्मीदें हैं ये भी बताइए। बायोकॉन में देखिए तेजी की पोजीशंस बननी शुरू हो रही हैं। बायोकॉन में जो इन्होंने कुछ समय पहले एक जापानीज मार्केट में अप्रूवल लेने के बाद एक जो करार किया है, और जो यूरोपियन बिजनेस का भी इनका अप्रूवल स्टेज जो बहुत नजदीक आती हुई दिख रही है, उससे साफ जाहिर है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कभी भी कोई जेवी करके अमेरिका के मार्केट में अगर ये अपने आप को एस्टैब्लिश कर लेते हैं, क्योंकि इनकी प्रोडक्ट सुपीरियरिटी जो इतनी हाई है, उससे ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो फार्मा कंपनीज की तरफ नेगेटिव व्यू जो है उसको ये न्यूट्रलाइज बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो फार्मा पैक में अगर कोई एक्सपोजर बढ़ाना चाहे या नए रूप से लेना चाहेगा, तो बायोकॉन डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहेगा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा उसके पोर्टफोलियो में। उस लिहाज से इसमें अभी भी एक डिमांड मोमेंटम है। तो मुझे लगता है नंबर्स के आते हुए और भी ये रीइंफोर्स होगा और आगे चल के आप उनको पॉजिटिवली रिव्यू करना शुरू कर देंगे एज कम्पेयर टू ल्यूपिन या सिप्ला, नॉट सिप्ला बट ग्लेनमार्क, जिनको मार ज्यादा पड़ रहा है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के चेंजेस से। तो बायोकॉन और सिंजीन आर क्वाइट इंसुलेटेड, जिसको कहते हैं, फ्रॉम दैट अपसेट जो हो रहा है मार्केट वहां का। तो इस वजह से इनको थोड़ा सा प्रीमियम और मिल सकता है। अच्छा, ये तो बायोकॉन सिंजीन की बात हो गई। वो खाट के बारे में बताइए क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि ये नतीजा भी बहुत वॉलेटाइल रहता है और शेयर तो आप जानते ही हैं उठता और गिरता बहुत स्पीड से। हेमंत, वोकार्ट में
जो यूएस एफडीए को लेके इनके प्लान्स का अभी भी जो क्लैरिटी नहीं आई है, या वापस इनको जो अलर्ट्स थे वो नहीं हुए हैं कंप्लीटली, जिसको कहते हैं अब्सॉल्व, या पूरी तरह से खारिज नहीं हुए हैं, मुझे लगता है उसकी वजह से दबाव रहेगा और इस पर्टिकुलर तिमाही के नंबर्स में वो खास दिखना शुरू हो जाएगा और हो सकता है एक बॉटमिंग आउट हो। तो अगर वो नंबर्स में गिरावट आपको बहुत ज्यादा दिखती है, खास करके यूएस के बिजनेस को लेके मार्जिन्स में, तो दैट मीन्स कि ये बॉटमिंग आउट इसका शायद हो चुका है। वोखार्ड में लेने के लिए समय रहेगा, जब सारी फार्मा कंपनीज एक मोमेंटम में रहती है तब ये स्टॉक आपको परफॉर्म करके देगा। इसको थोड़ा समय 1-1.5 साल लग सकता है इसकी पाइपलाइन को टोटली मोनेटाइज होने में। है बहुत बढ़िया उम्दा पाइपलाइन, इन्होंने R&D पे जो पिछले 2 साल में खर्चा किया है वो इन्होंने आज से 10 साल में इतना कॉन्सेंट्रेटेड खर्चा नहीं किया है, बट उसका असर अभी थोड़ा लॉन्ग टर्म में दिखेगा। इस पर्टिकुलर तिमाही या अगली 1-2 तिमाही में कोई खास मैं नहीं समझता बहुत पॉजिटिव रहेगा, बट आफ्टर अ वाइल मे बी मोमेंटम आने के बाद इसमें देखा जा सकता है। इस बीच BTST पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए 8390 पर निफ्टी है, तो क्या तेजी के सौदे आपको लेने चाहिए या फिर कुछ मंदी के सौदे भी सुझाए गए हैं? BTST के तौर पर मुदित गोयल की राय, DHFL यानी कि दीवान हाउसिंग में तेजी करके चले, टारगेट 280 का 267 पर लगाइएगा स्टॉप लॉस। वहीं ITC में भी तेजी की ही कॉल है, 267 इनका टारगेट है और 256 पर रखिए स्टॉप लॉस। स्वाति होटकर की राय देखिए, अपोलो हॉस्पिटल में बिकवाली की है, उनको लगता है कि 1100 तक के लेवल्स आ सकते हैं, 1165 का स्टॉप लॉस भी लगा लीजिए। एवी नूवो में हालांकि वो कह रही है खरीदारी करनी चाहिए, 1350 का लेवल पार होगा तो 1360 तक जाएगा, 1270 का स्टॉप लॉस भी आपको सुझाया जा रहा है। किरण, बाजार तो आपके टारगेट के आसपास आ रहा है, देखिए 8400 छूने की कोशिश हो रही है दिन के उच्चतम स्तर पर, और डाउ फ्यूचर्स भी अब कभी भी देखिए लाल निशान से हरे निशान में आने ही वाले हैं। मैं समझ रहा हूं आप तो दोनों ही कॉल तेजी वाले देंगे फिर। बिल्कुल हेमंत जी, बिल्कुल। मेरा पहला कॉल रहेगा हिंडल को, जहां पे बाय करने की सलाह होगी। मैंने जब कॉल दिया था तब 179 के करीब ट्रेड कर रहा था, अभी करीबन 182 के करीब हो गया, तो मैं स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों चेंज करना चाहूंगा। अभी स्टॉप लॉस चेंज होगा करीबन 178 के, और टारगेट के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 187, 189 के टारगेट। दूसरा स्टॉक होगा पीसी ज्वेलर्स, जहां पे स्टॉप लॉस 375 के होंगे और टारगेट 397 के रखने चाहिए। तेजी के ही कॉल्स हमारे जानकारों की ओर से आ रहे हैं, स्वाति होतकर को छोड़कर, लेकिन हमारे साथ संदीप वागले भी है। संदीप, बताइए आपकी क्या पोजीशनिंग होगी, कौन से स्टॉक्स? हर्षदा, मेरे भी दोनों BTST होंगे। पहला होगा BEML, बाय इन BEML, स्टॉप लॉस होगा 1215, टारगेट होगा 1269, और दूसरा होगा हिंडल को, जो मॉर्निंग से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, इसमें 177 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 189। चलिए, तो तेजी के ही ज्यादातर कॉल्स हैं और ध्यान आपको तेजी का ही रखना चाहिए। क्यों कह रहा हूं मैं ये, क्योंकि बैंक निफ्टी भी देखिए इकलौता ऐसा सूचकांक था जो लाल निशान में था, ये भी अब हरे निशान में आ गया है। बाजार दिन के उच्चतम स्तर को छूने की कोशिश करते हुए, क्योंकि यूरोप के बाजारों में भी अब मंदी रही नहीं, आप देखिए 1% नीचे खुल के मात्र 1/4% ही अब नीचे हैं। कैक डैक फुटसी, ये तीनों ही मार्केट देखिए, और यहां पर भी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है, और डाउ फ्यूचर में भी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। नजर रखिएगा जी एंटरटेनमेंट पे, जिसके नतीजे कल आने वाले हैं, और काफी लंबी लिस्ट है। एक शेयर जिसको आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, उस पर राय लेना चाहता हूं प्रकाश आपसे। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, मुझे याद है कुछ दिनों पहले हम एक शो कर रहे थे, आपने कहा था कि साल के लिए ये आपका पिक है। नंबर्स कैसे आने वाले हैं ये बताइए कल। देखिए, डीमोनेटाइजेशन को लेके जो चिंताएं आई हैं, उसकी वजह से ये स्टॉक में भी थोड़ी बहुत करेक्शन आई थी। तो ये इस नंबर के बाद हो सकता है कि ये जो डर था वीकनेस का, वो भी मेरे हिसाब से बाकी सारे कंज्यूमर गुड्स के हिसाब से जो दिख रहा है ट्रेंड, उसमें यही होगा। इस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट्स की प्रीमियम प्राइसिंग जो है और जिस मार्केट सेगमेंट में ये एक्सेप्टेड है, वेल एक्सेप्टेड है, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कहीं भी डीमोनेटाइजेशन से इतना नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आएगा। अगर आपके घर में बिजली चाहिए या रोशनी चाहिए तो आप बल्ब तो यूज करेंगे, इक्विपमेंट यूज करेंगे ही करेंगे, चाहे आप वो कैश से दें या कार्ड से दें। तो वहां पे रिकवरी जो है वो बहुत तेज आएगी। अगर कोई गिरावट वापस, ये वही श्रेणी में आता है, चाहे एशियन पेंट्स हो या HUL हो या क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर की गिरावट है, अगर कोई नंबर्स में वीकनेस की वजह से, तो ये लेने का मौका है खरीदारी करने का इन कंज्यूमर ड्रिवन स्टॉक्स में। देखिए आज जो काउंटर्स में और तेजी आ रही है, उसमें सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट शामिल है। पिछले आधे घंटे में आप देखिए 0.5% से ज्यादा का उछाल स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा
टाटा मोटर्स भी नेशनल लेवल से एक अच्छी रिकवरी दिखाता हुआ, और निजी बैंकों में जहां पर एक्सिस और आईसीआईसीआई की पिटाई हो रही थी, कोटक महिंद्रा बैंक अब टॉप गेनर्स में शामिल है। क्या सलाह होगी इनफैक्ट कोटक पर? संदीप, आप अपनी राय दें। हर्षदा, कोटक बैंक में 740 का लेवल क्लियर करना जरूरी है। वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जैसे उसके पार निकलता है मुझे लगता है 765 770 तक 1 या 2 दिन में ही मूव आ सकती है। तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा 740 के ऊपर बाय करें। तो ये राय कोटक बैंक पर, और कल खबरों में रहेगा सन टीवी का शेयर भी, और वो इसलिए क्योंकि आपको याद होगा सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक मामला फ्रेम किया था एक्सिस मैट्रिक्स डील का, और उस मामले के ऊपर स्पेशल कोर्ट अपना जजमेंट सुनाने वाला है। तो सन टीवी ये एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। विवादों में रहा है ये कंपनी। प्रकाश, आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं क्या? क्योंकि अगर इनके फेवर में आ गई खबर तो बड़ी तेजी होगी, लेकिन अगर मारन बंधुओं के ऊपर किसी तरह की गाज गिरी तो दिक्कत की बात भी हो सकती है। अच्छी रैली दिखाई है इस स्टॉक ने कर्नाटका में, जब हाल ही में कुछ इवेंट्स हुए थे उसके बाद। अब कोई ट्रेड लेना चाहते हैं इस पे आज? मेरे ख्याल से इसका ट्रेंड जो अप ट्रेंड है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां कोई बहुत गिरावट नहीं आएगी। इवन अगर ये इंक्वायरी पे कोई नेगेटिव न्यूज आती है, उसका रीजन है कि फंडामेंटली इसकी पोजीशन काफी स्ट्रांग बनती हुई सबको दिख रही है, और जैसे जैसे इसकी मार्केट शेयर की गेम जो पोजीशन जो है वो स्ट्रांग होगी, इसके बाद जो कॉम्पिटिटर है वो काफी हद तक वीक माना जा रहा है कि होना शुरू हो जाएगा, जो जया टीवी का था कंपटीशन इनको। तो उस लिहाज से डेफिनेटली इनकी प्राइसिंग पावर वापस आएगी, और एड स्पेंड जैसे जैसे बजट के बाद बढ़ेंगे मार्केट्स में तो उसका भी इनको फायदा होगा। तो आई वुड बिलीव अगेन नेगेटिव न्यूज अगर है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बट मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा गिरावट इसमें आएगी। ओके, ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है सन टीवी में। लेकिन एक चीज जिस पर बाजार काफी क्लोजली नजरें बनाए हुआ है वो है बीएसई का आईपीओ। प्रकाश, 805 से 806 का इशू प्राइस, और हमने देखा है पहले दिन ठीक ठाक रिस्पांस मिला है। अब 25 तारीख को ये इशू बंद होगा। क्या पैसा लगाना चाहिए या फिर एक दिन और दें, देखिए किस तरह का रिस्पांस आ रहा है स्पेशली रिटेल कैटेगरी में, और तब पैसे लगाए जाएं? नहीं, मेरे को रिस्पांस की तो ज्यादा इसमें चिंता नहीं है। ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा ये अर्चिता इशू, साइज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसमें रहना चाहते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिहाज से कर रहे हैं तो हो सकता है आज लिस्टिंग गेन का अनुमान 125 रुपए के आसपास जो है वो मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए जिस टाइम लिस्टिंग होगी हो सकता है 70-80 रुपए भी हो जाए, 60 रुपए हो जाए। तो उस लिहाज से मत कीजिए, और खास करके लेवरेज पोजीशंस मत लीजिए। अपने खुद के पैसे लगा के लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेना चाहें तो डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी, अच्छा बिजनेस आपको मिल रहा है 806 रुपए में, कोई उसमें खराबी नहीं है। अब एक चार्ट देखकर बताइए, टीवीएस मोटर का बागले साहब, इसके भी परिणाम कल हैं और काफी क्लोजली लोग देखेंगे इसके नंबर्स को। डिमोनेटाइजेशन के चलते इनकी बिक्री पर जरूर हिट देखने को मिला था। अब देखना होगा नंबर्स किस तरह के आते हैं। चार्ट्स क्या बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स क्या हैं और इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स इसके लिए क्या दिख रहे हैं? हेमंत, ये मुझे स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज लगता है। सपोर्ट है 375 जो मुझे ब्रेक होते हुए नहीं लगता है, और अगर ब्रेक होता है तो उसके नीचे वीकनेस होगा। रेजिस्टेंस लगभग 388 390 के आसपास होगा, जो भी मुझे ऑन द अपसाइड ब्रेक होते हुए नहीं लगता है। तो मैं ना बुलिश रहूंगा ना बेरिश रहूंगा। सुबह सुबह कल इसके नंबर्स आ जाएंगे बाजार खुलने से पहले 8:30 बजे के आसपास, और अब इसमें तेजी की पोजीशंस बनाई जा रही हैं। हमारे एक्सपर्ट्स तो काफी देर पहले आपको कार्यक्रम की शुरुआत में कह रहे थे कि इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे नंबर्स की उम्मीद कर रहे थे। प्रकाश दीवान जी भी, दीवान जी थोड़ा अगर आप जो फंडामेंटल एक्सपर्ट की हैट पहनते हैं उसको हटा दें और थोड़ा ट्रेडर की हैट पहनकर बताएं, बीटीएसटी करना चाहेंगे इसको? ये नंबर्स की एक्सपेक्टेशन में डेफिनेटली यस हेमंत। पहले कुछ समय पहले करते तो आपको 8-10 रुपए और भी मिल जाते, बट अभी भी मौका है। आपने काफी देर पहले कहा था, लेकिन अब क्योंकि लोग जनरली क्या होता है बाजार बंद होने से पहले सोचते हैं कर लें, तो ये आप, क्योंकि आप तो फंडामेंटल एक्सपर्ट है, आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म में अच्छा है, इसलिए मैंने कहा ट्रेडर वाली हैट पहन के कर लेना चाहिए ना। बिल्कुल कर लेना चाहिए।
इस बीच 8400 पर दस्तक दे दी है निफ्टी ने एक बार फिर 83, 96, 97 के लेवल्स देखने को मिले। बहुत ही शानदार सत्र, क्योंकि एक बार ऐसे था जहां पर सेंसेक्स पर काफी दबाव देखने को मिला था। अब ये 90 पॉइंट ऊपर है, 83, 97 के आसपास टिकने की पूरी कोशिश निफ्टी की, और बैंक निफ्टी अब 50 पॉइंट की तेजी दिखाता हुआ हेमंत। तो ये जो भी दबाव आईसीआईसीआई एक्सिस ने बनाया था उसकी भरपाई हो चुकी है। कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स में तेजी आकर येस बैंक ऑफ कोर्स आज आउट परफॉर्म करता हुआ सुबह से ही दिखाई दे रहा है। सबसे लेट अगर कुछ जागा है ना तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक आज जागे हैं। आप देखिए बाकी सुबह से पीएसयू बैंक ने तो कमान संभाली हुई थी और बाजार को सपोर्ट करने का काम भी आज बैंक निफ्टी ने दिया है। बैंक निफ्टी जब चलना शुरू हुआ तब अच्छी रैली बनी और ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस लौटा तब जब उन्होंने देखा यूरोप के बाजार खुलने के बाद सुधर गए। डाउ फ्यूचर्स जो 2 बजे के आसपास 42 पॉइंट नीचे था अब मात्र 8-10 पॉइंट ही नीचे रह गया है। किरण, आप क्योंकि शो के शुरुआत से ही कह रहे हैं तेजी और तेजी करनी चाहिए, ये बताइए बैंक निफ्टी आज लेकर जाएंगे क्या? बिल्कुल लेके जाना चाहिए। आज के दोनों बॉटम्स यानी लोज एक ही लेवल पे 18750 के करीब है और 2 बार टेस्ट हुए हैं। पहले तो ओपनिंग में हुए थे, उसके बाद एक रैली देखी गई और बीच में 11:30 बजे के बाद हमने 1:30 बजे तक एक क्रैक देखा, वही लेवल टेस्ट हुआ, उधर से बाइंग आ गई है। तो ये जो दोपहर के बाद दोपहर के टाइम पे जो गिरावट देखने को मिली थी, वहां पे बहुत सारे शॉर्ट पोजीशंस ऐड होते नजर आ रहे थे। अभी वो शॉर्ट पोजीशंस ट्रैप होते नजर आ रहे हैं और वैसे भी आपने जैसे कहा कि दाव और नैस्डैक के फ्यूचर्स जो बहुत गिरावट दिखाई दे रहे थे वो अभी संभलते नजर आ रहे हैं। उसके चलते मुझे लगता है कि इधर से अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और कल तक हमें 19,000 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। 19,000 की एक बार दस्तक बाजार देता हुआ दिखाई देगा। 60 पॉइंट ऊपर फिलहाल ये इंडेक्स। श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस 8765 के आसपास 5.5% ऊपर। गार्डन सिल्क में 5% की तेजी। कोहिनूर फूड्स, मुक्ता आर्ट्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर काफी ट्रैक्शन देखने को मिला है। इनमें से कोई संदीप जो आपको लगता है पोजीशन कैरी करनी चाहिए? हर्षदा, श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर का पैटर्न मुझे अच्छा लग रहा है। 82 के लेवल से उबर कर अभी जिस तरह से 87, 88 के बीच में ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है ये 92, 93 तक ये मूव में जाना चाहिए अगले कुछ दिनों में। चलिए, तो किरण जी ने तो अपना काम कर दिया। 8,400 का स्तर निफ्टी पर आ गया। अब लग रहा है कि इसके ऊपर और क्लोज भी दे जाएंगे। आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले वागले साहब, इसके ऊपर टिक जाता है तो आप लेना चाहेंगे, आगे की तेजी को आप लीड करना चाहेंगे निफ्टी की। कोई कॉल इस समय निफ्टी पर? हेमंत, बिल्कुल तेजी करके जाना चाहिए, बीटीएसटी करके जाना चाहिए निफ्टी पे भी। मुझे लगता है 84, 80 तक के लेवल्स हमको 1 या 2 दिन में दिखाई देने चाहिए। 8340 का स्टॉप लॉस होगा। चलिए, तो जबरदस्त तेजी बन रही है। पिछले 15-20 मिनटों में देखिए बाजार जिस तरह से ऊपर जा रहा है। सेंसेक्स ने मार दी है सेंचुरी। जी हाँ, 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी की वजह से ये तेजी बनी है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं इस बाजार की पावर। आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक अभी भी कमजोर है, सुधरा नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज नीचे है, एलएनटी में कमजोरी है, इसके बावजूद बाजार मजबूत है। तो अगर ये इन तीनों में से एक भी थोड़ा बेटर परफॉर्मर हो जाए ना तो बाजार में और अच्छी तेजी देखने को मिले, अच्छी रैली देखने को मिल रही है। 2 दिन बाद एक्सपायरी है तो देखना होगा अगले 2 दिनों में क्या कुछ शॉर्ट कवरिंग भी होती हुई नजर आती है या नहीं। लेकिन बेहद शानदार रिकवरी और दूसरे दुनिया भर के ग्लोबल मार्केट से बेटर परफॉर्म आज हमने किया है। हर्षदा, ये हम कह सकते हैं। जी हाँ, और आखिरी 1.5 मिनट बचा है ट्रेड का, तो इस बीच आपको बता दें मिड कैप्स में जो 80 पॉइंट का उछाल आता हुआ दिखाई दे रहा है वो किन स्टॉक्स की बदौलत देखा गया है। पहले हम बात कर रहे थे श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस की। इसके अलावा आप देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स एक और काउंटर जहां पर दमदार तेजी बनती हुई दिखाई दी है। स्टील कंपनियों में तो बीते सत्र से ही काफी एक्शन है। तो जेएसडब्ल्यू, यूनाइटेड स्पिरिट्स की मैंने बात की, मोनेट इस्पात जैसे काउंटर्स, भूषण स्टील, उत्तम गालवा जैसे काउंटर्स हैं जहां पर काफी तेजी बनती हुई दिखाई दी है। लेकिन आरईसी और पीएफसी में भी हमने देखा है आज के सत्र में अच्छी खरीदारी, 3% का उछाल इन काउंटर्स ने दिखाया है। तो यहां पर भी कुछ एक्शन बनता हुआ। और वैसे भी हम देखते हैं जैसे जैसे बजट के पास जाते हैं सरकारी कंपनियों में अच्छी तेजी आती है। तो आज फिर हमने देखा है बीईएल, बीईएमएल, एमएमटीसी जैसे काउंटर्स, ये सब तेजी वाले प्लेस रहे हैं। बिल्कुल शानदार प्रदर्शन भारतीय बाजारों का कहा जाएगा और 8,400 के आसपास की क्लोजिंग भी अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। आप देखिए बढ़ने वाले शेयर कौन से हैं। जी एंटरटेनमेंट में अच्छी तेजी देखने को मिली है। ये आप वागले साहब कह रहे थे 487 के पार निकलेगा तो आप खरीदना चाहेंगे, तो ये कोशिश कर रहा है वहां जाने की। एचसीएल टेक
कल सुबह सुबह बाजार खुलने से पहले इसके नतीजे आएंगे, यहां पर नजर रखिएगा। और गेल जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी रैली आज के दिन देखने को मिली है, तो लगता है 8,400 के कुछ ही नीचे या इसके इर्द गिर्द होगी समाप्ति निफ्टी की। लेकिन अच्छी क्लोजिंग, मिड कैप इंडेक्स ने बाजी मारी, 0.5% ऊपर ये सूचकांक। दो गिरने वाले शेयर के सामने देखिए करीब करीब 3 बढ़ने वाले शेयर हैं, ये कहना चाहिए। और बैंक निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। बीपीसीएल ने आज नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर छुआ और टाटा मोटर्स में भी सेकंड हाफ में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। न सिर्फ टाटा मोटर्स, आप देखिए कुछ देर पहले हमारी टीम आपको दिखा रही थी एस्कॉर्ट्स में किस तरह की रैली देखने को मिली है, हीरो मोटोकॉर्प में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। तो ऑटो शेयरों ने भी सेकंड हाफ में अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, ये आप कह सकते हैं। और सुबह से शेयर तो मजबूत थे ही, तो 8,400 के थोड़ा सा करीब जाकर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है आज के दिन 5.25 लाख करोड़ के वॉल्यूम से, इसलिए क्योंकि एक्सपायरी को केवल 2 ही दिन बाकी जी। और मैं उम्मीद कर रही हूँ एडजस्टेड क्लोजिंग फिर वो 8400 के ऊपर हो, लेकिन फिलहाल 8397 इज नॉट बैड, ये आप कह सकते हैं। 47 अंकों की बढ़त पर निफ्टी जाकर टिका है। मिड कैप इंडेक्स 80 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी 54 अंकों की बढ़त पर जाकर टिकता हुआ। किरण बताइए, कल ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर जोर दिया जाए या फिर निफ्टी के लिए एक एक्टिव प्ले दिखेगा, क्योंकि ढेर सारी चीजें हैं। HUL के नंबर्स आएंगे, HCL टेक के नंबर्स पर हम रिएक्ट करेंगे, एशियन पेंट्स के नंबर्स पर बाजार रिएक्ट करेगा। दोनों तरफ से सौदे होने चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक तो होगा ही होगा, पर निफ्टी के जिस तरह के चार्ट पैटर्न्स हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि नीचे से अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, हम और बढ़त देखने को मिलेगी। 8400 के नजदीक वाला क्लोजिंग बहुत सराहनीय है और मुझे लगता है कि इधर से इजीली हम 8450 के लेवल्स कल टेस्ट करते नजर आएंगे, तो और 50 पॉइंट की रैली कल देखने को मिल जानी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक कहा जाए तो जो हिंडाल्को यानी मेटल के बहुत सारे स्टॉक्स है, हिंडाल्को है, स्टील अथॉरिटी है, जहां पे बहुत अच्छी मूव दिखाई दे रही है। तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी कल अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। किरण, प्रकाश और संदीप हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए बाजार पर। इनफैक्ट आखिरी 10 मिनट एकदम क्रिकेट मैच की तरह रहे हैं, जहां पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो सेंचुरी बनाएगा प्लेयर, लेकिन उससे 1 रन से चूक जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 रन से हम चूके हैं। जो मार्केट है ये समझ में आ गया, ये तेजी का मार्केट है और इसका पूरी तरह से इशारा था, क्योंकि बैंक निफ्टी स्पेशली वो 3 सरकारी बैंक, निजी बैंकों में जो दबाव देखने को मिल रहा था उससे बाजार प्रेशर में था। लेकिन स्टॉक 2020 में हमारे कैप्टन की ओर से कैसा प्रदर्शन रहा है, ये भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और नीरज ने करीब 4% की कमाई की है। हेमंत की टीम ने करीब 2% के रिटर्न्स कमाए हैं। देख लेते हैं कौन से स्टॉक इनके टीम में शामिल थे। तो नीरज के आउट परफॉर्मेंस, D-Link नंबर्स का पूरा फायदा इनको मिला, 11% ऊपर। यूनाइटेड स्पिरिट्स, RBL और NCC एक और शेयर इनकी टीम में शामिल। लेकिन हेमंत की टीम देख लेते हैं कैसी थी। 2% की कमाई इस मार्केट में वॉलेटिलिटी के बीच। गार्डन सिल्क ने आउट परफॉर्म किया। एंड्रू यूल इस टीम में शामिल। मुर्देश्वर सेरेमिक्स और गणेश हाउसिंग में भी हमने देखा 1.5 से 2% की बढ़त। तो कमाई हो रही है ट्रेडर्स की, दोनों टीम ने मिलाकर दिए 6% के आसपास के रिटर्न्स, अच्छे रिटर्न्स कहे जाएंगे। इस नोट पर हम दोनों को दीजिए विदा, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नेहा आनंद हमारे साथ जुड़ेंगी ब्रेक के बाद, जो लेकर आएंगी मार्केट टॉप 20। नमस्कार।